Hello guys, welcome to my YouTube channel. Let's start part 5 of रूहे यारम। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। यहाँ आए भाभी, आज आपके खमीर मोहतरम ने अपने हाथों से आपके लिए नाश्ता बनाया है। खिजर मुस्कुराते हुए बोला। आपने क्यों बनाया? मैं बना देती। रूह को शर्मिंदगी हुई। तुम रोज बनाती हो, सोचा आज मैं तुम्हें अपने हाथों का जायका चखाऊं। यारम ने उसके लिए कुर्सी घसीटी। खिजर भाई, आपके घर में कौन कौन है? न जाने रूह के दिल में क्या समाई कि वो पूछने लगी। कोई नहीं, खिजर की जगह जवाब यारम ने दिया था। आप मुझे छोड़े, आप बताए आपके घर में कौन कौन है? खिजर ने मुस्कुराकर पूछा। शायद वो अपने बारे में बात नहीं करना चाहता था। मेरे घर में अम्मी और 3 बहनें और पड़ोस में फातिमा बीबी। वो भी बिल्कुल मेरी माँ जैसी है। जब मैं पैदा हुई तब मेरी सगी अम्मी और अब्बू की डेथ हो गई थी। मुझे मेरी दूसरी अम्मी ने पाला है। दूसरी अम्मी मतलब सौतेली माँ? खिजर ने पूछा। जी, रूह बोली। यारम प्लीज मुझे आज घर फ़ोन करने दे, वो इतनी मोहब्बत और मिन्नत भरे अंदाज में बोली। यारम उसे देख कर रह गया। अगर वो इसके मुंह पर इनकार करता तो आज वो बहुत हर्ट होती, इसलिए बहाना बनाने लगा। वो दरअसल मेरे पास नंबर नहीं है रूह, वरना मैं तुम्हारी बात करवा देता तुम्हारे घर वालों से। यारम ने बात बनाने की कोशिश की। हाँ भाभी, वे डेविल का फ़ोन ख़राब हो गया था और नंबर सारे डिलीट हो गए थे। खिजर ने भी साथ देने की कोशिश की। मेरे पास फातिमा बीबी का नंबर है। मेरी शादी वाले दिन उन्होंने मुझे। मैं अभी लाती हूँ। रूह जल्दी से उठी और कमरे में चली गई। डेविल, अब क्या होगा? खिजर ने परेशानी से पूछा। मैं इसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे जो भी हो जाए। अगर आज सच पता चल भी गया तो भी मैं इसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। वह मेरी है और मैं जानता हूँ मेरा खुदा इसे मुझसे नहीं छीनेगा। यारम ने कमरे के दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, जहाँ अभी रूह गई थी। वह हाथ में कागज का एक टुकड़ा लिए उनकी तरफ आई। यह नंबर है। वे यारम के आगे से फ़ोन उठाकर नंबर मिलाने लगी। बेल जा रही है, वे एक्साइटेड होते हुए बोली, जबकि खिजर यारम को देख रहा था, जो टेबल पर हाथ की उंगली से लाइनें बनाने में मसरूफ था। यारम जब टेंशन में होता था तो ऐसे ही करता था और फिर ऐसे ही इस टेंशन की वजह को जड़ से उखाड़ देता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप फातिमा बीबी? वे चहकते हुए बोली और यारम को लगा कि कोई उसकी सांसों की डोरी को आहिस्ता आहिस्ता खींच रहा है। खिजर को अंदाजा था आज नहीं तो कल तो रूह को सब कुछ पता चल ही जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी? उसे तो यही लग रहा था कि रूह के पास पाकिस्तान का कोई राबता नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी, वो भी बिल्कुल ठीक है। नहीं, वो बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। रूह की बातों से यही अंदाजा लगाया जा सकता था कि दूसरी तरफ जो औरत है उसे यारम के बारे में कुछ भी नहीं पता, जबकि ये बात यारम पहले ही क्लियर कर चुका था कि शम्स और रूह के झूठे निकाह के बारे में कौन कौन जानता है और कौन कौन नहीं। शम्स का पाकिस्तान में रूह के घर में किसी से भी कोई राब्ता ना था। वो तो सिर्फ एक औरत के थ्रू ये सब कुछ कर रहा था। यारम उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल चुका था। उसे यकीन था अगर रूह अपने घर फ़ोन करेगी तो इस बारे में कोई भी नहीं जानता होगा, लेकिन फिर भी वो रूह पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। पाकिस्तान में मौजूद लोग यही समझते थे कि शम्स जिंदा है और वो उसके पास है। शम्स की मौत की खबर को उसने बिल्कुल भी फैलने ना दिया था। वो उसे खुद से दूर करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। अगर वो सब कुछ पहले ही प्लान ना कर चुका होता तो रूह को इतनी आसानी से पाकिस्तान में किसी से बात नहीं करने देता। लेकिन फिर भी उसके अंदर एक डर था, कहीं रूह से दूर ना हो जाए, कहीं उसे सब कुछ पता ना चल जाए। वो कितनी ही देर उसके फ़ोन पर फातिमा बीबी से बातें करती रही, जबकि यारम भी अब बेफिक्री से नाश्ता कर रहा था। मैंने तुम्हें रूह के पासपोर्ट और कार्ड का कहा था। हाँ, मैं 2 दिनों में इंतज़ाम कर देता हूँ। मैं सब कुछ करवा चुका हूँ। खिजर भी पुरसुकून हो गया। यारम, ये मेरा आईडी कार्ड है और ये हनीमून का टिकट। वो हाथों में लिए बेयकीनी से पूछ रही थी। हाँ मेरी जान, ये तुम्हारा है। तुम्हें याद नहीं तुमने फ़ोटो खिंचवाया था और इन पेपर से अपने साइन भी किए थे। मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ इसमें? वो कार्ड पर अपनी फ़ोटो देखते हुए बोली। यारम बेख्तियार मुस्कुराया। मेरी जान है ही बहुत खूबसूरत। उसका माथा चूमते हुए बड़े प्यार से उसके हाथों से पेपर्स ले लिए, क्योंकि उसे हनीमून और पासपोर्ट से ज़्यादा अपना कार्ड बनने की खुशी हो रही थी। 2 दिन के बाद हम यहाँ से अपने हनीमून टूर के लिए निकल रहे हैं, लेकिन इससे पहले यहाँ पर तुम्हारी सारी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। तुम्हें फेक पासपोर्ट से दुबई लाया गया था, वो सब कुछ भी ठीक करवाना होगा। यारम ने कुछ सोचते हुए कहा। उफ यारम, अगर आप मुझे ठीक तरीके से यहाँ बुलाते तो ये सब कुछ नहीं होता ना। एक और मुसीबत। पता नहीं आपको इतनी जल्दी क्यों थी? रूह टेढ़े मेढ़े मुंह बनाती लेट गई।
हाँ तो तुम्हारे बगैर नहीं रहा जा रहा था। उस पर झुकता जोर से उसका गाल चूमते हुए बोला, यारम हम कहाँ जाएंगे? वो एक्साइटेड होकर उसकी तरफ करवट लेकर पूछने लगी। आइसलैंड। उसने उसके गिर्द अपने बाजू करते हुए कहा। यहाँ से कितनी दूर है? ज़्यादा नहीं, फ्लाइट में 11 साढ़े 11 घंटे लग जाते हैं। या अल्लाह, 11:30 घंटे? इतनी देर हम कैसे बैठेंगे जहाज में? वो उसके और करीब होकर पूछने लगी। वैसे ही जैसे तुम पाकिस्तान से दुबई तक पहुंची थी। पाकिस्तान से दुबई बहुत दूर है ना? आइसलैंड भी दुबई से बहुत दूर है। वहाँ पहाड़ है। यारम ने उसकी बातें सुनते हुए सोने के लिए आंखें बंद की तो वह उसके मुंह पर हाथ रखकर पूछने लगी। वो अक्सर ऐसे ही बातें करते हुए सोती थी, लेकिन आज शायद रूह के सोने का कोई इरादा न था। हाँ, वहाँ पहाड़ है, बर्फ है, समंदर है और बहुत सर्दी है। अक्टूबर के एंड में दुबई में खासी गर्मी थी। सिर्फ रात के वक्त थोड़ी बहुत सर्दी लगती, लेकिन यहाँ के लोग तो इतने नाजुक थे कि अभी से कंबल लेने लगे। जबकि रूह को तो अपने ऊपर कंबल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अगर रात में यारम गलती से उस पर कंबल डाल देता तो वो जल्दी से हटा देती और कहती, इतनी गर्मी में आप कैसे कंबल लेकर सोते हैं? जबकि इस इलाके में समंदर के करीब होने की वजह से यहाँ काफ़ी ठंड पड़ रही थी। रात ऐसे ही गुजरी। सारी रात यारम उसकी बातें सुनता रहा। ऐसे आइसलैंड में घूमने फिरने की बात कर रही थी। यारम सुनकर हंसने लगा। वहाँ बहुत सर्दी है मेरी जान। हाँ, जैसे यहाँ आपको बहुत सर्दी लगती है, बिल्कुल वैसे ही ना। मैं पहले बता देती हूँ, हम सारी जगहों पर घूमेंगे। खबरदार जो आप वहाँ जाकर बिस्तर में घुसे। वो अभी से उसे धमकियाँ दे रही थी। वो जब भी सोने लगता फिर उसे कोई बात याद आ जाती। सारी रात सोती जागती कैफियत में गुजर गई, जबकि रूह तो एक सेकंड के लिए भी ना सोई थी। सुबह नाश्ता उठते ही नाश्ता करके यारम अपने काम पर जाने लगा। वो हनीमून पर जाने से पहले सारे काम निपटा देना चाहता था। वो दरवाजे पर रुक कर रूह का इंतजार करने लगा, जो कि किचन में खड़ी बर्तन धो रही थी। रूह यार, जल्दी आओ, मुझे काम पर जाना है, उसने पुकारा तो जल्दी जल्दी हाथ साफ करती किचन से बाहर निकली। ये रूह यारम से हाइट में काफ़ी कम थी। यारम को उसके सामने मुकम्मल झुकना पड़ता था। यारम उसके सामने झुका और हमेशा की तरह उसने शर्माते हुए उसके सिर पर बोसा दिया। ये आदत उनके निकाह के रोज़ से बरकरार कंटिन्यू थी, जबकि यारम को उसकी आदत सबसे प्यारी लगती थी। उसके सर पर प्यार करके वो हमेशा शर्माती और इस प्यारी सी अदा पे यारम के डिंपल नुमाया होते। फिर यारम ने दरवाज़ा बंद करने का ऑर्डर दिया, जिसकी रूह ने तामील करते हुए फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर दिया और एक बार फिर से आइसलैंड के बारे में सोचने लगी। कल तकरीबन 1 घंटा फातिमा बीबी से बातें करती रही। आज उनसे घर का नंबर भी मांगा था, लेकिन फातिमा बीबी ने कहा कि उन्हें तो कभी नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन कल या परसों वो उसके घर जाकर उसकी अम्मी का नंबर ले लेगी। वो चाहती थी कि वो आज ही अम्मी से बात कर ले, क्योंकि यारम ने कहा था कि वे हनीमून पर उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। सार्फ ऑफिस पहुंचा। सबसे पहले टकराव उसका लैला से हुआ। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ और तुम मुझे देखते तक नहीं। क्या मसला है तुम्हें? मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। तुमने जो उस दिन मेरे साथ किया है ना, वही बहुत है। तुमने डेविल की नज़र में मुझे गिराने की कोशिश की। लैला, मुझे लगा था तुम चाहे कितने भी मतलबी क्यों ना हो जाओ, लेकिन अपने मतलब के लिए किसी दूसरे का इस्तेमाल नहीं करोगी। बहुत गलत सोच थी मेरी। मैं ये सोचता था कि तुम डेविल को समझती हो, तुम उसके लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो, लेकिन सच तो ये है कि तुम उसके काबिल ही नहीं हो। शार्फ एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोला। तुम उस 2 टके की लड़की के लिए जबान संभाल कर बात करो लैला। तुम मेरी बहन के बारे में बात कर रही हो, अगर एक भी लफ्ज़ और कहा तो जबान काट दूंगा तुम्हारी। वो गुस्से से दहाड़ा था, जबकि लैला उसका अंदाज और लहजा देख कर रह गई। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ लैला, अगर तुमने मेरी बहन की खुशियों में आग लगाने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी दोस्त थी। उसने थी पर जोर दिया और लंबे लंबे डिग भरता वहां से निकल गया, जबकि लैला सुर्ख चेहरा लिए उसे जाते हुए देख रही थी। फुरकान भाई, मेरी मदद करें। डेविल ने मेरे भाई को मारा है मेरी आंखों के सामने। आप यकीन नहीं करेंगे उसने मेरे भाई को कैसे तड़फा तड़फा के मारा। उसने मेरे सामने उसके मुंह में तेजाब से भरी हुई बोतल डाल दी। उसकी सारी नसें गल चुकी थी। मेरा भाई मेरे सामने मर गया। मैं कुछ नहीं कर सका, यहाँ तक कि वो मेरे पास मौजूद सारी वीडियोज भी डिलीट करवा चुके हैं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरे भाई की मौत का बदला लेना है। फुरकान भाई, आपके अलावा और कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। विक्रम दादा भी हमारे खिलाफ है। उन्हें कभी ये काम पसंद नहीं था और ना वो इस मामले में मेरी मदद जरूर करते, लेकिन उन्हें डेविल के काम करने का अंदाज पसंद है। फुरकान भाई, मैं आपके साथ सामने हाथ जोड़ता हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी आंखों से डेविल की लाश देखना चाहता हूँ।
राशिद इस वक्त अपने सामने सोफे पर बैठे फुरकान की मिन्नतें कर रहा था। फुरकान का बहुत बड़ा गैंग था। वे अपने आप में बहुत पावर रखता था। वे इस इलाके पर हुकूमत करता था, पर डेविल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता था। तुम फिक्र मत करो राशिद, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जहाँ तक बात विक्रम दादा की है, तो हम उनको सिर्फ यही बताएंगे कि डेविल के हाथों तुम्हारा भाई मारा गया, ये नहीं कि वे क्यों मारा गया। विक्रम दादा हमारा साथ जरूर देंगे, और फिर लगे हाथों में भी डेविल से अपने पुराने हिसाब चुका लूंगा। लेकिन डेविल को खत्म करना इतना भी आसान नहीं है। वे बाज की नजर रखता है, सिर की तरह दहाड़ना जानता है तो चीते की तरह चीरना जानता है। वे इतनी आसानी से हमारे हाथ नहीं आएगा, और ऊपर से उसकी कोई कमजोरी भी नहीं, ना दोस्त, ना साथी, ना औरत, ना दौलत। आखिर किस तरह से हम उसको मात दे। डेविल को रास्ते से हटाना इतना आसान नहीं, लेकिन हम और विक्रम अगर एक साथ हो जाए तो ये ज्यादा मुश्किल भी नहीं रहेगा। तुम सब कुछ संभाल लोगे ना खिजर, मुझे शिकायत का मौका ना मिले। और सार्फ की तरफ से तो हरगिज नहीं। वह इस वक्त खिजर को सारा काम समझा रहा था। वह अपने पीछे खिजर को छोड़कर जा रहा था। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हूं ना। तुम ठीक से अपना हनीमून एंजॉय करना, यहाँ मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और सार्फ की तरफ से भी मैं तुम्हें कोई शिकायत नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन लीला की कोई गारंटी नहीं दे रहा। वो सरफिरी लड़की 3 दिन से यहाँ नहीं आ रही, और आ जाई है तो बाहर अपनी फैशन की दुकान खोल रखी है। मैंने उसे कहा थोड़ा काम पे ध्यान दो, तो कहती है जिस पे ध्यान देती थी उसे तो मेरा ध्यान ही नहीं। मुझे तो लगता है इसका सिर घूम गया है। खिजर लेला से काफ़ी उताया हुआ था, जो किसी को खाते में ही नहीं ला रही थी, जबकि हैकिंग का सारा काम सिर्फ लेला ही कर रही थी, जो बहुत दिनों से रुका हुआ था। बुलाओ उसे, मैं खुद बात करता हूँ। यारम के आर्डर पर खिजर ने फौरन उसे बुलाया, और अगले 5 मिनट में वो उसके केबिन में थी। देखो लेला, अगर तुम्हें काम में इंटरेस्ट नहीं है तो तुम यहाँ से हमेशा के लिए जा सकती हो। मुझे तुम्हारे जैसे वर्कर नहीं चाहिए। डेविल ने 2 टुक लहजे में बात की। मैंने कब कहा मुझे इंटरेस्ट नहीं है? मैं आज ही सारा काम निपटा दूंगी। लेला जानती थी कि डेविल उसे वापस वहीं पर बाहर भेज देगा जहाँ से वो उसे लाया था, और वहाँ वापस तो वे मरते दम तक नहीं जाना चाहती थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि शिकायत इतनी जल्दी यहाँ पहुँच जाएगी। तुम जा सकती हो, जाओ अपना काम करो। अगले ऑर्डर पर लेला फौरन कमरे से बाहर निकल गई। वो दूसरी लड़की कहाँ है? डेविल ने मासूमा के बारे में पूछा। वो साफ के साथ साइट पर काम देखने गई है। सार्फ ने कहा था कि वे दोनों साइट पर काम करेंगे और वे सार्फ की मदद करेगी। सार्फ को साइट पर काम करने के लिए कब से मदद की जरूरत पड़ने लगी? डेविल ने पूछा। जब से वह मासूमा मोहतरमा आई है, खिजर ने जलकर जवाब दिया। वे बैठी सोच रही थी कि आइसलैंड जाने के लिए वे कौन से किस्म के कपड़े पैक करे कि दरवाजे की घंटी बजे। अरे ये कौन आ गया? यारम का तो भी वापसी का टाइम नहीं हुआ, जरूर साफ भाई होंगे। वे सोचते हुए दरवाजे की तरफ आई। दरवाजा खोला तो सामने वे इंसान खड़ा था जिसे पहचानना उसके लिए मुश्किल न था। ये वही इंस्पेक्टर था जो उसे उस दिन यारम के ऑफिस छोड़कर आया था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उसने मुस्कुराकर पूछा। वालेकुम सलाम। आई एम सॉरी, मेरे शोहर घर पर नहीं है, आप अंदर नहीं आ सकते। रूह को यारम की बातें याद आ गई। यारम ने उसे बताया था कि यह आदमी उसे फंसाना चाहता है। इट्स ओके, ठीक है, मैं अंदर नहीं आ रहा। वे ढीठों की तरह मुस्कुराया था। मैं तो बस आपको ये पूछने आया था, क्या आप जानते हैं कि आपके शोहर क्या काम करता है? सारिम फौरन अपने मतलब की बात पे आया था। जी हाँ, वे एक कंपनी चलाते हैं। रूह ने फौरन जवाब दिया। किस किस्म की कंपनी? सारिम ने फिर पूछा। वे कोई दवाइयों की कंपनी चलाते हैं। किस किस्म की दवाइयाँ? जान बचाने वाली दवाइयाँ, रूह ने जवाब दिया। बहुत गलत मालूमात दी गई है आपको। आपके शोहर जान बचाने वाली दवाइयाँ नहीं, बल्कि जान लेने वाले असलहे की खरीदो फरीख्त, खरीदना और बेचना करते हैं। यहाँ तक कि कई लोगों की जान भी ले चुके हैं। आई एम सॉरी रूह, लेकिन तुम्हारा शोहर एक कातिल है। दुबई का एक बहुत बड़ा डॉन है। डॉन का मतलब समझती हो तुम? गुनाहों की दुनिया का बादशाह, एक कातिल जिसकी नज़रों में किसी की जान की कोई अहमियत नहीं। चुप रहे, खबरदार जो आपने मेरे शोहर के खिलाफ एक लफ्ज़ भी कहा, मेहरबानी फरमाकर यहाँ से चले जाए, वरना मैं गार्ड्स को बुलाकर आपको धक्के मरवाकर यहाँ से बाहर निकलवा दूंगी। रूह खुद भी नहीं जानती थी कि उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई। रूह, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। तुम्हारा शोहर इतना अच्छा नहीं है जितना वे बन रहा है। वे तुम्हें धोखे में रख रहा है। बहुत पछताओगी रूह, मेरी मदद करो। ऐसे इंसान की आम दुनिया में कोई जगह नहीं है। उसकी जगह जेल के अंदर है। वे इंसान नहीं, दरिंदा है। डेविल का मतलब समझती हो? वे एक शैतान है। रूह, और इंसानों की दुनिया में शैतानों के लिए कोई जगह नहीं।
बस करे, खुदा के लिए चले जाएं यहाँ से, रूह तकरीबन चिल्लाते हुए बोली और इसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। सारम काफी देर तक दरवाजा खटखटाता रहा, लेकिन रूह ने दरवाजा नहीं खोला। थोड़ी देर के बाद वो चला गया तो रूह ने यारम को फोन करके सब कुछ बता दिया। वो फोन पर भी मुसलसल रो रही थी। वो तो शुक्र था यारम, आपने ये सारी बातें मुझे पहले ही बता दी, वरना ना जाने ये गिरा हुआ आदमी मुझे आपके खिलाफ क्या क्या बताता। आपको पता है वो क्या कह रहा था? वो कहता है आप कातिल है, आपने खून किए हैं लोगों के, लेकिन मैंने भी इसे बता दिया कि आप ऐसे नहीं हैं और ना ही आप ऐसा कभी कर सकते हैं। वो रोते हुए बोल रही थी और इसका हर एक आंसू यारम के दिल पर गिर रहा था। मैंने तुम्हें मना किया था सारी, मेरे काम में दखल अंदाजी कर सकते हो लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ में नहीं। तुमने मेरी रूह को मुझसे दूर करना चाहा, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। रूह का फोन बंद है थी, इसने सारिम को फोन किया था। इसका नंबर देखते ही सारिम ने फोन उठा लिया। भाभी के हाथ का थप्पड़ कैसा लगा? पहला सवाल ही बेल ढंगा सा था। यारम, तू बहुत गलत कर रहा है इस लड़की को धोखा देकर। आज नहीं तो कल इसे सब कुछ पता चल जाएगा, फिर क्या करेगा तू? आज सबूत नहीं था मेरे पास, कल जरूर होगा। और तुझे लगता है कि वो तेरी सबूतों पर यकीन करेगी? यारम जरा सा मुस्कुराया था। सोचना भी मत सारी, वो कभी तुझ पर यकीन नहीं करेगी, लेकिन मेरी पीठ पीछे मेरे घर आकर बहुत बड़ी गलती की है तूने। आज के बाद ऐसी गलती मत करना, वरना तू जानता है मेरे साथ गद्दारी करने वालों का अंजाम क्या होता है। यकीन कर, मैं अभी तेरी इस दोस्ती की खातिर तुझे छोड़ रहा हूँ जो कभी हमारे दरमियान थी। आज के बाद रूह से दूर रहना, इतना दूर कि ढूंढने पर भी नजर ना हो, वरना अपनी बीवी और बच्चों को देखने के लिए तरस जाओगे। यारम ने उसकी बात काटते हुए कहा। ओह, तो अब तुम अपने मेयार स्टैंडर्ड से गिरकर मुझे मेरी बीवी और बच्ची की धमकियां दे रहे हो। सारिम गुस्से से चिल्लाया। अगर तुम मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करोगे तो मुझे भी ये करना पड़ेगा। जिस तरह से तुझे भाभी और माहिरा अजीज है, उसी तरह से मुझे रूह अजीज है। दूर रहना उससे। यारम ने फोन काट कर सार्फ को फोन किया। हाँ डेविल, बोलो। नज़र रखो इंस्पेक्टर पर, आज मेरे घर पहुंच गया था वो। डोंट वरी, मैं नज़र रखता हूँ उस पर। सार्फ का जवाब सुनकर उसने फ़ोन काट कर टेबल पर रखा और कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर बैठ गया। ये तुमने अच्छा नहीं किया सारिम, अगर वो मुझसे दूर हुई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आंखें बंद की वो अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। आज यारम और रूह की आइसलैंड की फ्लाइट थी। रूह जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन जहाज में बैठने में उसे डर भी लग रहा था। पहले पाकिस्तान से दुबई आते हुए भी वो डर रही थी, लेकिन तब वो अकेली थी, अब यारम उसके साथ था। वो इस वक्त एयरपोर्ट पर बैठे अपनी फ्लाइट के अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे थे। रूह तो ये सोच कर खुश हो रही थी कि वो पहाड़ों, समुद्रों और बर्फ के बीच जा रही है। वो तो अपने घर से भी कभी बाहर नहीं निकली थी, और अभी इतने दूर दूसरे मुल्क में। वो हमेशा से बर्फ गिरते देखना चाहती थी, लेकिन मुल्तान जैसे शहर में बर्फ गिरना एक ख्वाब जैसा था। यारम का सारा ध्यान उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पर था, जहाँ एक रंग आ रहा था और एक रंग जा रहा था। वो अपने चेहरे से अपने दिल का हाल छुपा नहीं सकती थी। सारिम के बारे में उसने रूह को दोबारा नहीं बताया कि वे उसे फंसाना चाहता है। वो उसके दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। रूह का उसकी एक एक बात पर ईमान लाना यारम को गिल्ट में मुब्तला कर गया था, लेकिन फिर भी वो उसे कुछ नहीं बताया पाया और ना ही उसे कुछ अभी बताने का इरादा रखता था। थोड़ी देर में फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो गई। यार, अब मेरा हाथ पकड़ के रखिएगा, मुझसे एक सेकंड के लिए भी दूर मत जाइएगा, सारा वक्त मेरे साथ रहिएगा। अगर मैं सो गई तो भी मुझे अकेला छोड़कर कहीं मत जाइएगा, मुझे बहुत डर लगेगा। रूह उसके साथ तकरीबन चिपकी हुई तेज बोल रही थी। मेरी जान, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। वो उसे अपने साथ लिए अपनी सीट पर आ बैठा था। थोड़ी देर के बाद जहाज ने उड़ान भरी थी, जबकि रूह आंखें बंद किए उसका हाथ दोनों हाथों में मजबूती से थामे न जाने क्या जेरे लब बुदबुदा रही थी। यारम ने जरा गौर किया तो उसके लबों के पास अपना कान रखा तो पता चला वो कुरानी आयत पढ़ रही थी। उफ, डरपोक लड़की। यारम उसके डर पर जरा सा मुस्कुराया और उसका हाथ मजबूती से अपने हाथ में थामकर उसे सीट बेल्ट पहनाने लगा। और फिर जब फ्लाइट उड़ान भरने लगी तो वो चीख मारकर उसके सीने में मुँह छुपा गई। शायद लोगों के लिए कोई नई बात ना थी, इसलिए किसी ने भी मुड़कर ना देखा। और अगर कोई देखता भी तो क्या यारम को परवाह थी, वो तो अपने सीने से लगाए बिल्कुल पुरसुकून था। रूह, इस तरफ देखो। यारम ने उसे खिड़की की तरफ मुतवज्जा किया, जहाँ से बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग बिल्कुल उनके साथ नजर आ रही थी। यारम, ये तो उस होटल से भी नजर आता है ना जहाँ हम खाना खाने जाते हैं? रूह ने जरा से उसके सीने से मुंह निकाल कर पूछा। हाँ रूह, क्योंकि ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। देखो उसे, ये कितनी खूबसूरत लग रही है। तुम तो बेकार में ऊंचाई से डरती हो। लोग यहाँ अगर सेल्फी बनाते हैं
मुझे नहीं बनानी कोई सेल्फी, मैं यहीं पर ठीक हूँ। वह मजीद और ज़्यादा उसके सीने में घुसते हुए बोली, यहाँ पर तो मैं भी ज़रूरत से ज़्यादा ठीक हूँ। वो उसके गिर्द चारों ओर बाजुओं का घेरा मजबूत करते हुए बोला, यारम, ये हमारा बेडरूम नहीं है, आप मेरे ऊपर से हाथ हटाए। वह मुंह बनाकर बोली, मगर सच तो ये था कि वह यह सोचकर कि लोग उन्हें देख रहे होंगे, उसे शर्म आ रही थी। लेकिन मैं अपने मासूम से डर का क्या करती। पाकिस्तान से दुबई आते वक्त उसके जहन में ये बात थी कि ना जाने यारम कैसा होगा। वह भी उन्हीं लोगों के जैसा होगा जिनके साथ वे आज तक रहती आई है। अगर वे ऐसा होता तो शायद वे सब और शुक्र से जिंदगी गुजार लेती, लेकिन यारम तो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था और रूह की नज़र में वे बिगड़ चुकी थी। यारम की मोहब्बतों ने उसे बिगाड़ दिया था। अब वे यारम की सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसे अब सिर्फ यारम की मोहब्बत ही चाहिए थी। यारम का उसकी परवाह करना, उसका ख्याल रखना, उसे मोहब्बत देना, कोई भी बात उसे प्यार से समझाना। अगर ये सब कुछ बदल जाए तो शायद रूह जिंदा भी ना रह पाए। तो ठीक है, तुम भी जरा अपने बिल मेरा मतलब है मेरे सीने से बाहर निकलो। आखिर ये हमारा बेडरूम थोड़ी है। उसने रूह के सर को जरा सा अपने आप को अलग किया, मगर रूह ने दोबारा उसके सीने पर अपना सर रख दिया। नहीं, मैं यही ठीक हूँ, बस आप अपने ऊपर कंट्रोल करें। तो फिर भी मैं ऐसे ही ठीक हूँ। यारम ने उसके गिर्द अपने बाजू कस लिए। प्लीज नहीं ना। रूह ने मासूम सी शक्ल बनाकर उसकी तरफ देखा तो यारम ने उसके गिर्द से हाथ हटा लिए और थोड़ी ही देर बाद वो गहरी नींद सो गई। तो यारम ने अपने हाथ दोबारा उसके गिर्द रख लिए ताकि उसकी नींद खराब ना हो। आँख खुली तो यारम अब भी उसके गिर्द अपने बाजुओं का घेरा बनाए उसे अपने सीने से लगाए मोहब्बत से उसे देख रहा था। यारम, हम अभी तक नहीं पहुंचे? रूह ने आंखें मलते हुए पूछा। वो गहरी नींद से जागी थी। नहीं मेरी जान, अभी तो मुश्किल से आधा सफ़र हुआ है, ये तो बहुत दूर है। रूह मासूमियत से कहती एक बार फिर से उसके सीने पर अपना सर रख गई। यारम, आइसलैंड क्या गोरों का मुल्क है? नींद तो वो पूरी कर चुकी थी तो उसके सवालनामा एक बार फिर से शुरू हो गया। हाँ, ये अंग्रेजों का मुल्क है। यारम रूह से पहले कभी किसी से इतनी बात नहीं करता था। वो सोचता था कि वो इतने सवाल कहाँ से लाती है और वो बिना उकताए उसके हर सवाल का जवाब मोहब्बत से देता है। मैंने तो खबरों में भी इस मुल्क के बारे में कुछ खास नहीं सुना। हाँ, क्योंकि इस मुल्क में कुछ खास होता ही नहीं। हर मुल्क अपनी लड़ाइयों और फौज की वजह से मशहूर होता है, जबकि आइसलैंड में ऐसा कुछ नहीं होता। आइसलैंड के चारों तरफ समुंदर है। तुम्हें पता है रू, आइसलैंड दुनिया का वो वाहिद अकेला मुल्क है जिसमें कोई फौज सिरे से है ही नहीं। यारम ने उसकी मालूमात में इजाफा करते हुए बताया। क्या मतलब? फौज के बगैर मुल्क कैसे चलता है? क्या उन पर हमले नहीं होते? रूह हैरान और परेशान उससे पूछने लगी। नहीं रूह, इस मुल्क में ऐसा कुछ नहीं होता। यह दुनिया का सबसे अमन पसंद मुल्क है। यहाँ पर कोई फौज नहीं, यहाँ तक कि यहाँ की पुलिस भी अपने पास पिस्तौल, बंदूक या इस तरह की कोई चीज़ नहीं रखती। यहाँ की पुलिस भी सिर्फ नाम की पुलिस है। इस मुल्क को पुलिस की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ के लोग एक दूसरे से बेवजह नहीं लड़ते। यहाँ की औरतें अपने शोहर के साथ बेवफाई नहीं करती। यहाँ के मर्द एक ही शादी करते हैं और शादी से पहले किसी के साथ भी कोई ताल्लुकात कायम नहीं रखते। और सबसे खास बात, इस मुल्क में जानवर नहीं है, और जो है वो नज़र नहीं आते। मेरा मतलब है, इस मुल्क में जानवरों की तादाद सिर्फ 1,500 है और इंसानों की तादाद 3.5 लाख से ज़्यादा। अब 3 लाख लोगों में सिर्फ 1,500 जानवरों को ढूंढना तो नामुमकिन है। यहाँ के लोग जानवर नहीं पालते। इस मुल्क की करेंसी की कीमत बहुत कम है, लेकिन ये सबसे अहम बात, ये दुनिया के सबसे अमीर तरीन मुल्कों में 9वें नंबर पर है। और कोई सवाल? यारम के जहन में जो बहुत सारे सवाल आ रहे थे, इन सब के जवाब दे चुका था, लेकिन फिर भी शरारत से उससे पूछने लगा तो वो नफ़ी में सर हिलाकर बैठ गई। एक सवाल और है। फिर अचानक उठकर बोली, इसे आइसलैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दुनिया का सर्द तरीन इलाका है जहाँ सबसे ज़्यादा बर्फ गिरती है। यारम ने ठहर ठहर कर जवाब दिया। यारम, ये खूबसूरत तो है ना? मेरा मतलब है, जो कुछ आप बता रहे हैं इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि जहाँ कुछ खास खूबसूरत होगी। रूह ने मुंह बनाकर कहा तो यारम मुस्कुराया। ये दुनिया के खूबसूरत तरीन इलाकों में से एक है। आपको तो इस मुल्क के बारे में बहुत कुछ पता है। आप यहाँ पहले भी आए हैं। हाँ, मैं जब भी सुकून चाहता हूँ यहाँ आता हूँ। अभी तो मैंने तुम्हें ठीक से कुछ बताया भी नहीं। तुम्हें पता है, इस मुल्क में इतनी सर्दी होने के बावजूद भी लोग ज़्यादा कपड़े पहनना पसंद नहीं करते। यारम ने मुस्कुराते हुए बताया। क्या मतलब? यहाँ के लोग कपड़े नहीं पहनते? रूह के कहते हुए गाल सुर्ख हो रहे थे। पहनते हैं मेरी जान, लेकिन ज़्यादा नहीं पहनते, कम पहनते हैं।
यारम के डिम्पल गहरे हुए। इसके अलावा एक अहम मालूमात जो मैं वहां पहुंचकर बताऊंगा, तुम्हारे लिए सरप्राइज होगी, यारम ने मुस्कुराकर बताया। यारम ने उसे और कुछ भी बताना चाहा, लेकिन रूह तो अभी तक कपड़ों वाली बात पर ही अटकी हुई थी। आइसलैंड अंधेरे में डूबा हुआ था। यारम, हमें पहुंचते हुए तो रात हो गई, रूह ने उसका हाथ थामते हुए कहा। तो यारम जरा सा मुस्कुरा दिया। नहीं बेबी, यहाँ रात नहीं हुई, यहाँ दोपहर का 1:30 बज रहा है, यारम ने बताया। तो वो हैरान और परेशान उसे देखने लगी। क्या मतलब है आपका? अगर यहाँ दोपहर है तो इतना अंधेरा क्यों हो रहा है जैसे शाम हो? रूह ने देखते हुए पूछा। यही तो वो मालूमात है जो मैं तुम्हें देना चाहता था। आइसलैंड में सर्दियों में सूरज तो उदय नहीं होता, और अगर हफ्ता 15 दिनों के बाद एक बार हो भी जाए तो सिर्फ और सिर्फ 3.5 घंटों के लिए ही, वरना यहाँ पर ऐसे ही शाम का मंजर छाया रहता है। वो उसका हाथ पकड़ के अपने साथ लगाए आगे लेके जा रहा था। यकीनन उसे बहुत सर्दी लग रही थी, वो तो ठंड से कांप रही थी। यारम, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया यहाँ इतनी सर्दी होगी? वो अपने आप को साल से कवर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नाकाम। सर्दी से बचना इतना आसान न था। मैंने बताया था बेबी, लेकिन तुमने कहा कि वहां पर भी ऐसी ही सर्दी होगी जैसे दुबई में होती है, यारम शरारत से बोला। तो रूह उसे घूर कर रह गई। अब इस बेचारी को क्या पता था, वो उसे ऐसे मुल्क में लेके जाने वाला है जहाँ पर सूरज ही नहीं निकलता। यारम, यहाँ मेरी कुल्फी जम जाएगी, प्लीज़ जल्दी चले। एयरपोर्ट से उन्हें होटल की गाड़ी लेने आई थी जहाँ उन्होंने हनीमून स्वीट बुक करवाया था। अब सिर्फ पार्किंग से वो होटल के अंदर जा रहे थे, जिस पर रूह सर्दी से कांप कांप कर बेहाल हो रही थी। आई एम सॉरी मेरी जान, मैं तो बस तुम्हें ये बताना चाहता था कि दुबई में सर्दी होना और बाकी मुल्कों में फ़र्क है। अब तुम्हें अक्टूबर में भी सर्दी नहीं लग रही थी तो मुझे कुछ तो करना ही था। वो अब भी शरारती अंदाज अपनाए हुए था, जबकि साथ साथ रूह को अपने साथ लगाए उसके बाजू का सहारा दिए था। आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं यारम, वह मुंह बनाकर बोली, जबकि बोलते हुए दांत भी बज रहे थे। यारम, हमारे कमरे में खिड़की तो होगी ना, अब तुम्हें खिड़की क्यों चाहिए? देखे ना यारम, यह होटल कितना खूबसूरत है, मैं खिड़की से देखूंगी, क्योंकि बाहर आने की हिम्मत नहीं है मुझ में। इतनी सर्दी है यहाँ। वह अब भी कांप रही थी। क्या मतलब है बाहर ही नहीं निकलोगी? तुम तो मुझे धमकियाँ दे रही थी कि मुझे बिस्तर में नहीं घुसने दोगी। अब अपने ही इरादे बदल लिए मोहतरमा ने। हाँ, तो आपने मुझे धोखे में रखा, आपने मुझे बताया ही नहीं इतनी सर्दी होगी। अगर आप मुझे बता देते तो मैं ऐसे अल्फाज नहीं कहती ना। वह मुंह बनाकर सारा इल्जाम उसे ही देने लगी, जिसे यारम ने मुस्कुराते हुए कबूल कर लिया। बताए ना कि मेरे में कमरे में खिड़की है, या ऐसे ही डिम्पल दिखाते रहेंगे? वो उसके डिम्पल को देखते हुए बोली। अगर नहीं हुई तो, यारम कुछ सोचते हुए बोला। तो मैं आपके डिम्पल्स खा जाऊंगी, वे ठुड्डी पर हाथ रखते हुए सोचकर बोली। भूखी कहेगी। यारम उसके गाल पर चुटकी काटते हुए मैनेजर से अपने रूम की चाबी लेने लगा। यारम, ये कितना प्यारा कमरा है, उसने कमरे में आते ही कहा। कमरे को मुकम्मल फूलों से सजाया गया था। हर जगह लाल फूलों की पत्तियां ही पत्तियां थी। यहाँ तक कि टेबल और बेड के साइड टेबल्स पर फूलों के बड़े बड़े बुके थे। रूह एक एक फूल को छूती असली होने का अंदाजा लगा रही थी। यारम, मुझे यकीन नहीं आ रहा हम यहाँ इस कमरे में रहेंगे। कितने प्यारे फूल हैं। आप वहाँ आराम से क्यों बैठे हैं? देखिए तो सही। वो एक पल के लिए सारी सर्दी भूल चुकी थी। फिर फूलों के बुके के करीब जाकर उसके फूलों को अपनी अंगुलियों से छूने लगी। वो उसकी एक एक हरकत को नोट कर रहा था, उसे अपनी नज़रों के हिसार में लिए मोहब्बत से देख रहा था। फिर उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलता उसके करीब आकर खड़ा हुआ। देखे कितना प्यारा है, वो उसे फूल दिखाते हुए बोली। गुलाब की एक नन्ही सी कली जो अभी खिली थी। यारम, मैंने कभी इतने फूल एक साथ नहीं देखे। हमारे घर में इतनी जगह ही नहीं थी कि हम फूल वगैरह लगाए। ये कितने प्यारे लगते हैं ना एक साथ। और ये वाला देखे कितना प्यारा है। वो अभी भी उसी फूल को छू रही थी। हाँ प्यारा है, लेकिन मेरी जान से ज्यादा नहीं, वो उसका गाल चूमते हुए बोला, और अगले ही लम्हे उसे खींचकर अपने करीब कर लिया। वो मैं ये बता रहा था कि इस कमरे में खिड़की नहीं है, यारम ने अपना गाल उसके होठों के करीब करते हुए कहा। वो नासमझी में उसे 1 इंच भर के फासले पर खड़ी होकर देखने लगी। खिड़की न होने की सूरत में तुमने मेरा डिम्पल खाना था। वो उसके होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला। यारम, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है और बहुत सर्दी भी लग रही है।
वो उसके इरादे जानकर फौरन बोली, हाँ लेकिन मेरी थकान उतारे बगैर तुम सो नहीं सकती। अगले ही लम्हे उसे बात करने का मौका दिए बगैर अपने होठ उसके होठों पर रख चुका था। उठ जाओ रूह यार, कितना सोना है। फ्लाइट में भी बस सोती रही हो, अब भी सोए जा रही हो। तुम्हारी ये नींद पूरी होनी है कि नहीं? मुझे तो लगता है कि ये हनीमून टूर सारा ही तुम्हारी नींदें पूरी करने में गुजर जाएगा। उठ जाओ यार। वह मोहब्बत से उसके बाल चेहरे से हटाते हुए बोला, जबकि रूह एक नज़र उसे देख के दूसरी तरफ करवट लेकर सो गई। यारम 2 बार होटल का विजिट कर चुका था। वे 2 बार सारे होटल का राउंड लगा चुका था और एक रूह थी जिसकी नींद अभी तक पूरी नहीं हुई थी। कल जब वे लोग यहाँ पहुंचे तब यहाँ बर्फबारी नहीं हो रही थी, हाँ लेकिन सारी रोड्स बर्फ पे भरी हुई थी। रूह ने कहा कि उसे रूह जैसी बर्फ खुद पे गिरते हुए देखने का शौक है और सुबह से ही यहाँ बेतहासा बर्फबारी हो रही थी और रूह अपने बिस्तर में घुसी हुई थी। यारम अपना फ़ोन तक वहीं छोड़ आया था। उसने कहा था कि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। हाँ लेकिन उसे इस वक्त ये अंदाज़ा नहीं था कि रूह ने यहाँ आकर सिर्फ अपनी नींद ही पूरी करनी है। अगर तुम 1 मिनट में ना उठी तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। उसकी धमकी से भी वे टस ना मस्त हुई। यारम उठकर खिड़की के पास आ गया, जो कि कल फूलों से ढकी होने की वजह से रूह को नजर नहीं आई थी। और इसी का फायदा उठाकर यारम ने कहा था कि इस कमरे में कोई खिड़की नहीं है, जबकि होटल का यह कमरा ऑलरेडी यारम के नाम पर बुक था। यारम जब भी यहाँ आता तब इसी कमरे में रुकता था। वो इस कमरे के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। ये कमरा उसकी अपनी मलकियत था, जो उसने खरीदा नहीं था बल्कि हथियाया था। होटल का मालिक एक बार दुबई आया था अपना कोई काम करवाने के बदले में। उसने यारम को इस होटल का सबसे पुरसुकून और खूबसूरत कमरा अपने नाम लिखवा दिया था। यारम ने अपना हाथ खिड़की से बाहर निकाला और अगले ही लम्हे उसका हाथ तेज बर्फबारी की वजह से बर्फ से ढकने लगा। बर्फ के नीचे हाथ भी ठिठुरने से लगा था। उसने मुड़कर बेड की तरफ देखा, जरा सा डिंपल नुमाया हुआ, मेरा मासूम सा बच्चा। वो उसका रिएक्शन सोचते हुए आहिस्ता कदम उठाता बेड की तरफ बढ़ा और बर्फ से भरा हाथ उसके चेहरे पर उड़लने लगा। लेकिन अगले ही लम्हे उसे तरस आने लगा। वो अपनी बेबी गर्ल के साथ ऐसा नहीं कर सकता था। उसने अपने दूसरे हाथ की छोटी उंगली से जरा सी बर्फ उठाई और आहिस्ता से रूह की छोटी सी नाक पर रखी। वो बिलबिलाकर उठ बैठी और उसके हाथ में बर्फ देखकर उसे घूरने लगी। यारम, ये आप क्या करने वाले थे मेरे साथ? उसने बर्फ से भरे हुए हाथ की तरफ इशारा किया और सदमे से उसे देख रही थी। बेबी, सोचा तो बहुत कुछ था लेकिन कर नहीं पाया। तुम्हारा ये मासूम चेहरा देख के मैं हमेशा बेबस हो जाता हूँ। तुम्हारे मामले में ये दिल बहुत डीठ होता जा रहा है। मेरी तो कोई बात सुनता ही नहीं। वो हाथ से बर्फ डस्टबिन में फेंकता हुआ बोला, आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं यारम। वे सदमे से बोलती हुई एक बार फिर से बिस्तर में घुस गई। ये क्या हरकत है रूह, तुम एक बार फिर से सोने लगी हो। उसने रूह के चेहरे से कंबल हटाया, लेकिन अफसोस, रूह सोने नहीं गई थी बल्कि वह सो चुकी थी। या अल्लाह, कौन सी नींदें हैं इसकी जो पूरी ही नहीं हो रही। यारम सोचता हुआ जैकेट और शूज उतारकर उसे किसी तकिए की तरह अपनी बाहों में भरकर उसके साथ ही लेट गया। नींद तो वैसे भी पूरी कर चुका था, लेकिन फिर भी यहाँ रूह के करीब उसका सुकून था। रूह आखिरकार अपनी नींद पूरी करके उठी तो उसे भूख सताने लगी, जबकि यारम उसके साथ ही आंखें मूंदे लेटा हुआ था। यारम, आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं? रूह मासूमियत से उसके चेहरे पर हाथ फेरते पूछने लगी, जबकि नींद में होने की वजह से 3 घंटे पहले यारम ने जो जुल्म उस पर किया था वो भूल चुकी थी। जाग रहा हूँ बेबी, वो उसका हाथ अपने हाथों में लेकर चूमते हुए बोला। तो फिर कुछ करे, मेरे पेट में चूहे खुदकुशी करके हराम मौत मरे, उन्हें कुछ खिलाकर उनकी जान बचा ले। रूह मासूमियत से अपने भूख के चूहों की दास्तान सुना रही थी। नहीं मेरी जान, मैं तुम्हारे मासूम चूहों को इस तरह से हराम मौत नहीं मरने दूंगा। तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं ऑर्डर करता हूँ। वो जोर से उसका गाल चूमते हुए उठा। फिर हम बाहर चलेंगे घूमने के लिए। आज की रात मैंने तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल सरप्राइज प्लान किया है। वो मुस्कुराकर उसे बताता हुआ लैंडलाइन फोन उठाने लगा। यारम, बाहर तो बहुत सर्दी होगी ना? वो उसे देखकर पूछने लगी। बेबी, जिस सर्दी जितनी महसूस करोगी उतनी लगेगी। तुम उसे महसूस ही मत करो, बस तुम आज रात के सरप्राइज के बारे में सोचो। मैं ये हनीमून यादगार बनाना चाहता हूँ। इसका एक एक पल हम सारी जिंदगी याद रखेंगे। मैं इसे स्पेशल बनाना चाहता हूँ और मैं जानता हूँ इसे स्पेशल बनाने में तुम मेरी मदद जरूर करोगी, है ना? वो उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थामते हुए पूछने लगा। तो रूह जोश में जोर जोर से गर्दन हिलाने लगी।
یہ بات الگ تھی کہ اگر اسے پتا ہوتا کہ یہاں اتنی سردی ہے تو وہ یہاں کبھی نہیں آتی۔ یارم، یہ دیکھے کیا ہو گیا۔ وہ ابھی اپنے کپڑے نکالنے ہی رہی تھی جب اسی طرح بیگ اٹھا کر باہر آ گئی۔ کیا ہو گیا؟ یارم بھی پریشانی سے اسے دیکھنے لگا۔ یارم، یہ سب میرے کپڑے تو نہیں ہیں، دیکھیے یہ پتہ نہیں کس کے کپڑے ہیں، یہ جینس اور چھوٹی سی شرٹس، اور میں نے تو کبھی ایسے کپڑے نہیں پہنے، یہ میرے نہیں ہیں۔ وہ حیران اور پریشان ایک ایک کپڑا اٹھا کر اسے دکھا رہی تھی جو واقعی اس کے نہیں تھے۔ یارم بھی پریشان ہو کر کھڑا ہو گیا۔ لگتا ہے تمہارا بیگ کسی کے ساتھ چینج ہو گیا ہے، رکو میں مینیجر سے پوچھ کر آتا ہوں۔ وہ سارے کپڑے بیگ میں ڈالتے ہوئے بولا۔ ایسے کیسے میرا بیگ چینج ہو گیا؟ مینیجر دیکھ نہیں سکتا تھا، وہ منہ بنا کر بولی۔ روح منہ بنائے اتنی کیوٹ لگ رہی تھی کہ یارم مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ بیبی غصہ مت کرو، میں بھی پوچھ کر آتا ہوں، تب تک تم یہ سارے کپڑے واپس پیک کر دو، جس کے ہیں اسے واپس بھی کر دینے پڑیں گے نا۔ وہ مسکراتا ہوا روم سے باہر نکل گیا۔ ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں سر، آپ کی وائف کا بیگ جن لوگوں کے ساتھ بدلا ہے وہ یہاں سے چیک آؤٹ کر چکے ہیں۔ ہوٹل کے مینیجر نے اپنی مخصوص زبان میں جواب دیا۔ کوئی بات نہیں، اٹس اوکے۔ یارم آئس لینڈک زبان میں جواب دیتا ہوا واپس کمرے میں آ گیا۔ بیبی کچھ بھی پہن لو ان میں سے، کیونکہ تمہارے لیے ایک بہت بری خبر لایا ہوں میں۔ یارم کمرے میں آتے ہی بیڈ پر لیٹ گیا۔ جن لوگوں کے ساتھ تمہارا بیگ چینج ہوا ہے نا، وہ اس ہوٹل کو چھوڑ کر جا چکے ہیں، اور اس ملک میں تمہیں پاکستانی کپڑے نہیں ملیں گے۔ دعا کرو کہ اس لڑکی کو وقت پر پتہ چل جائے کہ اس کا بیگ چینج ہوا ہے، اسی کنڈیشن میں تمہارا بیگ واپس مل سکتا ہے، ورنہ تمہیں یہاں انہی کپڑوں کے ساتھ گزارا کرنا ہوگا۔ اگر تم چاہو تو ہم شاپنگ پر بھی جا سکتے ہیں، لیکن تمہیں یہاں پر ایسے کپڑے ہی ملیں گے۔ یارم میں تو ایسے کپڑے نہیں پہنتی، آپ کو تو پتہ ہے نا میں یہ عجیب کپڑے نہیں پہن سکتی۔ وہ پریشانی سے ایک ایک کپڑا اٹھا کر اسے دکھا رہی تھی۔ دیکھو روح، جلدی فیصلہ کرو، میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ہم اب باہر جانے والے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ کپڑوں کی ضد کی وجہ سے میرا سرپرائز خراب ہو، اس لیے جلدی سے ان میں سے پہننے کے لائق کپڑے دیکھو اور پہن لو، اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کل ہی شاپنگ کریں گے اور تمہارے لیے کچھ پہننے کے لائق کپڑے خرید لیں گے، لیکن وقتی گزارا تو کرنا پڑے گا نا، پلیز اب جلدی کرو۔ آپ نے مجھے حجاب بھی نہیں لانے دیا، اگر وہ میرے پاس ہوتا تو میں نیچے وہی کپڑے پہن لیتی، لیکن اب بنا عبایا کے آپ مجھے بے فضول اور ناقابل قبول کپڑے پہننے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ آپ نے ایسا جان بوجھ کر تو نہیں کیا؟ روح نے انگلی اٹھا کر اس کی طرف شک کی نظروں سے دیکھا۔ روح، میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی بیوی کو کسی اور کی توجہ بنائے۔ اگر میں تمہیں ایسے کپڑے پہنانا چاہوں تو مجھے اس طرح کے بہانے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ میری مجبوری ہے کہ تمہیں یہ کپڑے پہننے دے رہا ہوں، ورنہ کب کا باہر رکھ کے آگ لگا چکا ہوتا۔ اب جلدی کرو، کچھ دیکھ کر پہن لو۔ یارم خود ہی بیگ سے کوئی پہننے قابل کپڑے ڈھونڈنے لگا، اور پھر جینس کے ساتھ ایک لانگ شرٹ نظر آئی، لیکن افسوس سلیو لیس۔ یہ لو، یہ پہن لو۔ ہائے یارم، یہ کیسے پہنوں؟ ان کپڑوں کے ساتھ بازو کا کپڑا ہی نہیں ہے، میں نہیں پہن سکتی۔ روح کپڑے بیڈ پر پھینک کر وہیں منہ بنا کر بیٹھ گئی، لیکن یارم کی گھورتی نظروں پر چپ ہو گئی۔ کیا چاہتی ہو تم، میں خود اپنے ہاتھوں سے پہناؤں؟ یارم نے گھور کر دیکھا۔ نہیں، میں خود پہن لوں گی۔ وہ منہ بناتے ہوئے اٹھی اور واش روم میں گھس گئی۔ ایسے منہ بناتے ہوئے وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ یارم کا اس پر غصہ کرنے کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا، لیکن ہائی یہ مجبوری۔ وہ چینج کر کے باہر آئی۔ کپڑے بالکل اس کے ناپ کے تھے، لیکن بازو پر بالکل بھی کپڑا نہیں تھا۔ وہ اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے بازو کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب بھی وہ یارم سے بہت زیادہ شرماتی تھی، اور پھر کبھی اس کے سامنے ایسے کپڑے نہیں پہنے تھے تو بہت شرم آ رہی تھی۔ یارم اس کی شرم و حیا دیکھ کر بہت محفوظ ہو رہا تھا۔ اسے مزید زیادہ شرمندگی سے بچانے کے لیے یارم نے اپنی جیکٹ اتاری اور اسے پہنانے لگا۔ اس نے بھی فوراً جیکٹ پہن لی۔ یارم بازو کو تو ہو گیا، لیکن دوپٹہ نہیں ہے۔ دوپٹہ تو مسئلہ ہے، لیکن تمہارے پاس سول تو ہے نا؟ یارم نے بتایا تو خوش ہو گئی۔ شکر ہے اس کے پاس سول تو تھی، ورنہ ایسے بے ڈھنگے کپڑے وہ پہن کر باہر کیسے جاتی؟ ویسے یہ کپڑے صرف اسی کو بے ڈھنگے لگ رہے تھے۔ یارم نے اس کے لیے ایسے کپڑے ڈھونڈے تھے جنہیں وہ آسانی سے پہن سکے۔ ان کپڑوں میں کہیں سے بھی وہ بے لباس نہیں ہو رہی تھی اور بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ باہر نکلے تو باہر کافی اندھیرا چھا چکا تھا۔ یارم، یہ اتنا اندھیرا کیوں ہے یہاں؟
تمہیں بتایا تو تھا کہ یہاں پر 2 ہفتے تک سورج نہیں نکلتا۔ تمہیں کہا بھی تھا اٹھ جاؤ جلدی چلتے ہیں، لیکن تم نے تب میری بات نہیں مانی۔ اب اندھیرے میں ہی چلنا ہوگا، اور ویسے بھی اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوا، ابھی تو صرف 3 ہی بجے ہیں۔ ہاں صرف 3 ہی بجے ہیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے شام کے 7 بج رہے ہیں۔ روح اس کے ساتھ چلتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ اپنے آپ کو مکمل طور پر سول، ٹوپی، دستانوں اور جیکٹ سے ڈھکا ہوا تھا۔ یہاں آتے ہی یارم کو ایک بات پتہ چل گئی تھی کہ اسے سردی بہت لگتی ہے، یا وہ سردی کو بہت زیادہ محسوس کرتی ہے۔ یہ بات الگ تھی کہ اگر برف گر رہی ہو تو سردی جی اتنی زیادہ محسوس نہیں ہوتی۔ یہ یہاں کے لوگوں کا کہنا تھا، اور یارم بھی اس بات سے اتفاق کرتا تھا۔ یارم، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولی۔ ہوٹل کی پچھلی جانب۔ یارم اس کا ہاتھ تھامے اپنے ساتھ چلائے ہوئے جا رہا تھا۔ پھر ایک جگہ جہاں پر ہوٹل کے ہی کچھ لوگ کھڑے کچھ کر رہے تھے، ان کے قریب چلا گیا۔ سب کام ہو گیا؟ یارم نے پوچھا۔ جی سب ہو چکا ہے، آپ دونوں انجوائے کریں، آدمی کہہ کر چلے گئے۔ یارم، یہ لوگ آپ سے کیا کہہ رہے تھے؟ یہ کون سی زبان بولتے ہیں؟ مجھے تو یہ عربی نہیں لگتی۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد روح یارم سے پوچھنے لگی۔ ہر ملک کی اپنی زبان ہوتی ہے روح، ہر کوئی اپنی زبان بولتا ہے، جیسے ہم اردو میں بات کرتے ہیں، دبئی والے عربی میں بات کرتے ہیں، یہاں کے لوگوں کی اپنی ایک زبان ہے۔ اب تم ان سب باتوں کو چھوڑو، یہاں اندر آؤ، اگلے 2 منٹ 50 سیکنڈ میں تمہاری خواہش پوری ہونے والی ہے۔ وہ اسے کھینچ کر اس جگہ پر لے آیا جہاں کچھ دیر پہلے وہ آدمی کچھ کر رہے تھے۔ یہاں ایک گول سی شکل میں ایک گرل نما کوئی چیز بنی تھی، جس کے آگے پیچھے ہر طرف لال گلاب لگے تھے۔ یارم نے گرل کا دروازہ کھولا اور اسے اندر لایا۔ یارم، یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے، روح دل سے تعریف کرتی ہوئی مسکرائی۔ ہاں لیکن تم سے پیارا نہیں، یارم نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ آج تک میں کہتا آیا ہوں، آج تم کہو گی۔ تم نے مجھ سے خدا سے مانگا تھا، اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم بھی میری ہو کہ نہیں روح؟ میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں، کیا تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامنے لگا۔ روح نے شرماتے ہوئے ہاں میں گردن ہلائی۔ ایسے نہیں، زبان سے بولو۔ ہاں، روح شرماتے ہوئے اس کے سینے سے لگی۔ اوہو، پورا بولو بیبی۔ یارم نے اسے خود سے قریب کرتے ہوئے مزید باہوں میں بھرا۔ مجھے ان گوروں کی زبان میں بولنا ہے۔ اپنا بچنا مشکل دیکھ کر روح نے بہانہ گھڑا۔ اچھا جی، یہ بھی اچھی بات ہے، تو پھر کہو مجھ سے ایک الاسکا پگ۔ یارم نے مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ تھاما۔ یہ کیا ہے؟ روح نے ٹیڑھا منہ بنا کر اس آئس لینڈک زبان کا اظہار محبت سنا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، اب تم بھی جلدی بولو۔ میں کیا بولوں؟ روح نے شرارتی انداز میں کہا تو یارم اسے گھور کر رہ گیا۔ اچھا کہتی ہوں، یہ بڑی بڑی آنکھوں سے ڈرایا نہ کرے مجھے، روح نے احسان کرنے والے انداز میں کہا۔ یارم کے ڈمپل نمایاں ہوئے۔ ہاں کیا تھا وہ میں بھول گئی، وہ آگومیگو۔ روح، وہ آگومیگو نہیں، ایک الاسکا پگ ہے، یارم نے صدمے سے آئس لینڈک کا بیڑا غرق ہوتے ہوئے سنا۔ ہاں وہی ایک الاسکا پگ، روح نے دانت دکھاتے ہوئے کہا، اور اس کے اظہار کرتے ہی آسمان سے برف گرنے لگی۔ یارم نے پورا انتظام کیا تھا کہ وہ اس سے اظہار محبت کرے گی، طرف ہی برف گرنا شروع ہوگی، اس لیے تو وہ اتنی جلدی مچا رہا تھا۔ اس سے پہلے اس نے ہر ایک سیکنڈ کے ٹائم کا حساب کیا تھا۔ یہاں کے لوگوں کو پہلے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ برف کب گرنا شروع ہوگی، لیکن یارم کو اس بات کا اندازہ ہرگز نہ تھا کہ اس کا اظہار محبت اس طرح سے ہوگا۔ وہ اسے رومانٹک بنانا چاہتا تھا، لیکن روح کا آئس لینڈک زبان سیکھنے کا شوق اس کے اظہار محبت کا بیڑا غرق کر گیا تھا۔ یارم کا ارادہ ابھی وہیں رکنے کا تھا، لیکن روح نے برف کی وجہ سے جلدی واپس چلنے کو کہا۔ یارم کا کہنا تھا کہ وہ ڈنر کر کے جائیں گے، لیکن روح نے کہا کہ وہ ڈنر بھی روم میں کریں گے، کیونکہ اسے بہت سردی لگ رہی تھی۔ آخر یارم کو روح کی بات ماننی پڑی۔ وہ اسے روم میں چلنے کا کہہ کر کھانا آرڈر کرنے چلا گیا۔ اس لڑکی کو تو دیکھو، کتنی خوبصورت اور ہوٹ ہے۔ ہاں یار، یہ تو بہت ہی زیادہ ہوٹ ہے۔ روح اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب پاس کھڑے لڑکوں نے اس کی طرف دیکھ کر کمنٹس پاس کیے۔ روح تو ان کی زبان سمجھ ہی نہیں، اور نہ ہی اس نے ان لڑکوں کو اپنی طرف متوجہ دیکھا۔ وہ ان کے پاس سے گزر کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی، جبکہ یارم یہ سب کچھ سن چکا تھا۔ غصے سے اس کے ماتھے کی رگیں تک باہر ابھر رہی تھی۔ کوئی اس کی بیوی پر اس طرح سے کمنٹ پاس کرے، وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ وہ تو کسی دوسرے کی ماں بہن کی ذات پر اس طرح سے بات کرنے نہیں دیتا تھا، یہاں تو اس کی بیوی کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔
وہ خاموشی سے کھانا آرڈر کر کے وہاں سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ جب مڑ کر ایک دفعہ ان لڑکوں کو دیکھا جو اب کسی اور لڑکی کو دیکھ کر اسی طرح سے کمنٹ پاس کر رہے تھے، اس نے کمرے میں قدم رکھا تو وہ اس کا کرتا پہن کر جو کہ زمین پر لٹک رہا تھا نماز ادا کر رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تھینکس فار واچنگ، آج تک کے لیے اتنا ہی، بائے بائے۔